सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस मैग्नेटिक फील्ड टू अ सर्कुलर कॉइल। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई एक सर्कुलर वायर कुछ इस तरह से है, उसमें करंट कुछ इस तरह से आया और ऐसे यहाँ से गया। तो ये एक सर्कुलर वायर है। अब क्या है, हमें इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम इसमें क्या अप्लाई करेंगे, बायोट-सावर्ट्स लॉ। बायोट-सावर्ट्स लॉ अप्लाई करेंगे और वो किसके लिए लगता है, एलिमेंटल करंट कैरिंग एलिमेंट, एक एलिमेंटल करंट कैरिंग वायर के लिए। तो अगर मैं एक एलिमेंटल करंट कैरिंग वायर लूँ जिसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से है और हमें निकालने है इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड जो कि एट ए डिस्टेंस r पे है। तो हम देखते हैं फॉर्चुनेटली इस टाइम पे जो वेक्टर r है और ये वेक्टर जो dl है, dl और वेक्टर r के बीच का जो एंगल है फॉर्चुनेटली दिस टाइम इज 90 डिग्री और इससे ये कैलकुलेशन इसमें आसान हो जाएगी। अब अगर मैं बायोट-सावर्ट्स लॉ लगाऊं तो बायोट-सावर्ट्स लॉ का फॉर्मूला क्या है, इस एलिमेंटल करंट कैरिंग वायर के लिए dB विल बी इक्वल टू म्यू नॉट, अगर मैं कहूं कि इसमें करंट जो फ्लो कर रहा है वो I है तो म्यू नॉट I dl साइन 90 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। ठीक है, साइन 91 हो जाएगा। तो अब हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अगर मैं कहूँ इसकी वैल्यू 0 से b तक और ये जो पूरा एलिमेंट है वो अगर मैं dl को इंटीग्रेट करूँ तो वो मान लेते हैं 0 से 2 पाई r। तो जब लेंथ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा b, यहाँ पे ये म्यू नॉट I बाय 4 पाई r स्क्वायर और जो dl की वैल्यू है ये आ जाएगी 2 पाई r। तो अब अगर मैं थोड़ा बहुत कुछ कैंसिल कर दें इसमें वैल्यूज़ को तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो मिलेगी तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाय 2 r। तो ये वो वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी इस केस में। अब डायरेक्शन की बात करें तो यूज़ हम राइट हैंड का ही करेंगे। तो अगर आप देखें तो ये इस डायरेक्शन में करंट है, इस डायरेक्शन में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। अगर करंट की डायरेक्शन ये है और इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, डीएल की डायरेक्शन ये है तो इस डायरेक्शन में हमें नीचे की तरफ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो देखिए फिंगर अंदर की तरफ जा रही है, फिंगर जो है अंदर की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब डायरेक्शन जो यहाँ पे हो जाएगी वो हो जाएगी -k। तो इस तरह से एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि सर्कुलर की जगह कोई अगर सेमी सर्कुलर वायर हो तब भी हम सेम लॉजिक लगाएंगे, dB यहाँ पर भी ये dl एलिमेंट होगा, यहाँ पे r के साथ इसका एंगल 90 डिग्री होगा और ये r हो जाएगा। तो यहाँ पर भी dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I, अगर करंट I ही है तो dl साइन 90 अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे dl जो है वो 2 पाई r ना आके पाई r आ जाएगा। तो उससे जो वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की आफ्टर इंटीग्रेशन जो आएगी वो आएगी म्यू नॉट I बाय 4r और डायरेक्शन होगी इसकी भी -k। ठीक है, तो ये दो केस तो डिस्कस हो गए। एक केस जो होता है वो जनरल केस होता है, वो किसी भी कर्व फिगर के लिए हम उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उस केस में हम मानते हैं कि वो एक पूरी तरह से वायर ना होकर एक आर्क है। तो एक आर्क के लिए जब मैग्नेटिक फील्ड हमें कैलकुलेट करनी होगी तो कुछ इस तरह से होगा कि मान लो कि कोई वो एक आर्क है और उसका सेंटर कहीं यहाँ पर है और ये एंगल है थीटा, ठीक है, और ये रेडियस है। तो यहाँ पर फिर से हम वही डीएल एलिमेंट लेंगे। अब रेडियस से फिर से इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब फिर से सेम चीज़ हम अप्लाई करेंगे कि dB इज इक्वल टू म्यू नॉट I dl साइन 90 बाय 4 पाई r। ठीक है, अब dl क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे तो हमें मैग्नेटिक फील्ड B मिल जाएगी, म्यू नॉट I मिल जाएगा। अब dl क्या होता है, लेंथ ऑफ द आर्क। अब लेंथ ऑफ द आर्क का जो फॉर्मूला होता है वो r थीटा होता है। तो इसको हम लिख देंगे r थीटा
डिवाइडेड बाय 4 पाई आर। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और जो इसकी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट बी इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी फॉर दिस इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। सो यहाँ से जब हम इसको एडजस्ट करेंगे तो इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे म्यू नॉट आई बाय 2r इंटू थीटा बाय 2 पाई। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम हाथ से डिसाइड कर लेंगे, लेकिन ये जनरल रूल आ जाएगा। जनरल रूल कैसे होगा, अगर मैं यहाँ पर थीटा की जगह 2 पाई रख दूँ तो ये सर्कल का केस आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे थीटा की जगह पाई रख दूँ तो ये सेमी सर्कल का केस आ जाएगा। और अगर मैं थीटा की कोई भी वैल्यू रखूँ तो ये केस बदल के, हाँ यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है तो थीटा शुड बी इन रेडियन, यानी यहाँ पे हमें 30 डिग्री 60 डिग्री नहीं प्लेस करनी है वैल्यू। 30 डिग्री की जगह π/6, 60 डिग्री की जगह π/3 ऐसी वैल्यूज़ प्लेस करनी ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है जो आ जाए। और डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम राइट हैंड का यूज़ करेंगे, उस डायरेक्शन में रखेंगे जिस डायरेक्शन में एलिमेंट है, उस डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे, थंब को उस डायरेक्शन में रखेंगे जहाँ करंट फ्लो कर रहा है या एलिमेंट है। तो यहाँ पे थंब की डायरेक्शन हो जाएगी, इधर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी तो यहाँ पे फिंगर्स होंगी, जिस डायरेक्शन में फिंगर मुड़ जाएंगी वही उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो -k इन दिस केस। अलग अलग केस में अगर मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं तो +k आ जाएगी। अलग अलग केस में अलग अलग है। यहाँ डायरेक्शन जो कि हमें दिख रही है तो मैंने -k प्लेस कर दी। तो डायरेक्शन हम कुछ इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इन आए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो JEE हो, बोर्ड लेवल हो या फिर कोई भी एग्ज़ाम, नीट हो। तो बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। मान लो एक वायर ऐसे है और दूसरा वायर ऐसे है, करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है और हमें कहा गया इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ कि कौन कौन से वायर एलिमेंट है, तो एक ये हो गया स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, दूसरा ये हो गया कर्व, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। अगर मैं इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो अगर मैं दोनों एंड पॉइंट की बात करूं और यहाँ तक पहुँचूँ, अगर ये पॉइंट O है तो ये वाला सीधे पैरेलल जा रहा है और ये वाला पॉइंट भी सीधे पैरेलल ही जा रहा है, यानी कि यहाँ पे दोनों केस में एंगल जो है φ1 φ2 0 होगा। जब φ1 φ2 0 होगा तो B1 भी 0 आ जाएगा, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से करूँगा तो 0 ही वैल्यू आएगी। तो ये 0 आ गई। अगर मैं इस रेडियस को, मान लो इस रेडियस को कहता हूँ R1 और इस रेडियस को मैं कहता हूँ ये है R2। तो देखते हैं, अब B2 की बात करें तो करंट उस तरफ है, पॉइंट इस तरफ है, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है। तो B2 की जो वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको कह दूं थीटा, तो B2 की जो वैल्यू आएगी होगी म्यू नॉट, करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है वो I है, बाय 2R इंटू थीटा बाय 2 पाई। ठीक है, ये B2 की वैल्यू। अब B3 फिर से सेम केस B1 वाला हो जाएगा, तो B3 जो है वो 0 आ जाएगा। अच्छा, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो करंट उस तरफ जा रहा है और पॉइंट यहाँ पे, तो ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो -k कैप आ जाएगी। B3 जो है वो 0 आएगा। अगर मैं बात करूँ B4 की, तो करंट उस तरफ जा रहा है, एलिमेंट इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ बाहर की तरफ आएगी। तो B4 की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा म्यू नॉट I बाय 2R इंटू थीटा बाय, और R2 कर देते हैं क्योंकि ये R1 लिया था हमने, इसको R1 कर देंगे, इसको R2 कर देंगे, थीटा बाय 2 पाई, और ये आएगा +k। तो अगर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इन चारों को हमें जोड़ना होगा, B1 B2 B3 B4 को। तो B नेट विल बी इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। जब इन सबको जोड़ेंगे तो B1 और B3 तो 0 होंगे, बाकी यहाँ से म्यू नॉट I बाय 4 पाई इंटू थीटा हमें कॉमन मिल जाएगा, और
एक हमें प्लस होगा मिलेगा तो एक हमें माइनस मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1 और बाहर लगा देंगे यूनिट वेक्टर k। तो इस तरह से नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा कैलकुलेट की गई है। ठीक है, तो आगे और बढ़ते हैं और क्वेश्चन लेते हैं इसी तरह से। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब बात करते हैं, मान लीजिए कि एक कोई वायर ऐसे आ रहा है और ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक इन्फिनाइट से हमें इस पॉइंट पे कहा गया मैग्नेटिक फील्ड निकालें। ये डिस्टेंस r है, करंट I है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो वायर है ये एक क्वाड्रेंट है, क्योंकि ये देख सकते हैं 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये क्वाड्रेंट है। बाकी ये दोनों अलग अलग सेक्शन है, तो अगर मैं इस सेक्शन को डिवाइड करूँ तो ये पहला इन्फिनाइटली, ये भी इन्फिनाइटली सेमी इन्फिनाइट करंट कैरिंग वायर है। ये हो गया एक सर्कल, तो ये सेक्शन नंबर 2 और ये सेक्शन नंबर 3। तो पहले की वजह से अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं B1, तो यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता म्यू नॉट I/4πr, तो वो तो हमने लगा दिया। अब डायरेक्शन क्या होगी अंदर की तरफ, तो ये आ जाएगा -k। इस सर्कल के कारण जो है, इस सर्कल क्या, इसको क्वाड्रेंट कहेंगे, इसके कारण भी अगर मैं उस डायरेक्शन में ले जाऊँ अंदर की तरफ आएगी इसकी भी फील्ड। तो B2 की वैल्यू जो है वो म्यू नॉट I/2r इंटू π/2 अपॉन, क्योंकि ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा, तो π/2 अपॉन 2π, और ये -k ही रहेगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी B2 इज इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल, 2 2 4 8, तो r बनाएंगे म्यू नॉट I/8r, और जो वेक्टर है यहाँ पे ये -k हो जाएगा। तो इस तरह से हमने B2 को कैलकुलेट कर लिया। अब बात करते हैं हम B3 की। ठीक है, तो जब B3 की हम बात करते हैं तो ये वाली वायर है वो, एंड B3 विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I/4π, अगेन इट इज़ r एंड वेक्टर विल बी -k। हम निकाल सकते हैं, ये डायरेक्शन है अंदर की तरफ फिंगर जा रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड B नेट, या फिर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो क्या आएगी इस केस में, B नेट जो आएगा वो हो जाएगा B1 प्लस B2 प्लस B3, ये नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगी। अब हमारे पास तीनों वैल्यू है मैग्नेटिक फील्ड की, हम तीनों को पुट कर देते हैं। तो पहले की वजह से जो आएगी वो होगी म्यू नॉट I/4πr, और यहाँ पर ये भी -k था। वैसे ही प्लस इसकी बात करें तो म्यू नॉट I/8r, तो म्यू नॉट I/8r, ये -k, और उसके बाद एक वैल्यू थी प्लस म्यू नॉट I/4πr, और ये भी थी -k। तो अब जब हम नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इन तीनों को जोड़ने पे कुछ कॉमन लेंगे, तो सीधे सीधे म्यू नॉट I/4πr, 4r कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे B नेट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I/4r हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब 1π हो जाएगा 2/π इनसाइड दिस वन, और ये 1/8 है, हमने 4r कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 1/2, और बाहर लग जाएगा -k। तो ये नेट मैग्नेटिक फील्ड इसकी आ जाएगी, और इस तरह से हम नेट मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं इन दिस केस। सो दिस इज अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर विद इंक्लूजन ऑफ इनफाइनाइटली सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट दिस वन। सो अभी के लिए इतना ही।